Hello, how are you, my dear students of 10th Standard English Medium? Once again, I welcome you back to my class of Social Science. और ये lecture जो है, that is the second part of chapter number 16. This is the second lecture of chapter number 16 और chapter का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, Economic Liberalization and Globalization. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें हमने समझा कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है, राइट? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. सो इनफैक्ट ये तीन टर्म्स का हमने मतलब समझा था, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किस मेथड से इकोनॉमी में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो चीजें हमने डिस्कस की थी. ठीक है. Now in this second part of this chapter, we are only going to discuss about one particular thing, which is a very vital in order to understand the global economy and for that matter the Indian economy as well. और वो जो part है उसका नाम है World Trade Organization, जिसको शॉर्ट में हम WTO कह सकते हैं. So basically WTO stands for World Trade Organization. ठीक है. तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है. ग्लोबल इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी. ओके, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज यू कैन सी हियर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 करंट एरा. सीई स्टैंड्स फॉर करंट एरा. ठीक है. तो 1995 में यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस हैं उनके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी. और यानी उस बात को आज 25 साल हो गए और उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है. जिनीवा जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहां पे WTO का हेडक्वार्टर है. इतनी जानकारी इंट्रोडक्शन में लेने के बाद आइए हम पढ़ते हैं WTO के बारे में ज्यादा. ठीक है. पेज नंबर 130 से हमें शुरू करना है. ओके, एक्चुअली द टॉपिक WTO स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 129. ठीक है, लेकिन उसका एस्टैब्लिशमेंट और कब हुआ था उसका एस्टैब्लिशमेंट को हमने सब देख लिया. अब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, पेज नंबर 130 के ऊपर. ओके, कि ये जो WTO है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या क्या पर्पसेस थे जिसकी वजह से उसको एस्टैब्लिश किया गया. एक्सक्यूज मी. 4 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे गए हैं बुक में, तो वन बाय वन देखेंगे. जनरल ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि ग्लोबल इकोनॉमी को एनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उसकी स्थापना की गई थी. ठीक है. लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका यहाँ पे बुक में दिया है. नंबर 1, टू रिमूव ऑब्स्टिकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. ठीक है. अलग अलग देशों के बीच में ट्रेडिंग करते वक्त जो बाधाएं आती है, जो लाइक ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको रिमूव करने के लिए WTO की स्थापना की गई थी. तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. ओके, फॉरेन कोई पर्टिकुलर कंट्री के कुछ इंडस्ट्रीज अगर फॉरेन में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल मैटर में खास करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी WTO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. तीसरा है टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी वो अलग होती है जो सभी कंट्रीज को लागू पड़ती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो पर्टिकुलर एक कंट्री से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है. ठीक है. उसके साथ यानी इंडियन इकोनॉमी के साथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का तालमेल करना, कोलैबोरेशन करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, ठीक है, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है. और ये चीज हर एक कंट्री को लागू पड़ती है, especially those companies or industries which are interested in doing global trade. Then the WTO plays a very important role in order to synchronize
that particular country's economic policy along with the global trade policy. ठीक है, उसके बाद जो चौथा ऑब्जेक्टिव है that is to solve the trade related disputes arising in the world. अब जहां पे फाइनेंशियल मैटर होती है वहां पे डिस्प्यूट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में दो कंट्रीज के बीच में अगर फाइनेंशियल मैटर में कोई डिस्प्यूट हो, या तो दो कंट्रीज के बीच में जो इंडस्ट्रीज होती है, जनरली ट्रेडिंग जो है वो इंडस्ट्रीज करती है, कंट्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज के बीच में अगर फाइनेंशियल डिस्प्यूट कोई खड़ा हो जाए तो एज अ मीडिएटर उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी जो है वो भी डब्ल्यूटीओ का रहता है। तो वो भी उसका एक बहुत ही उम्दा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि डिस्प्यूट की सिचुएशन में डब्ल्यूटीओ किस तरह से वो डिस्प्यूट मिटाने के लिए काम कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हमने की जो कि थियोरेटिकल ग्राउंड्स पे हम कह सकते हैं कि इतने सारे डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव है। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे डब्ल्यूटीओ किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वो अपना कार्य करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फंक्शंस जो टॉपिक है उसमें नंबर 1 फंक्शन इज टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बाकी सारे फंक्शन के मुकाबले सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रैक्टिकली दो अलग अलग देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रेडिंग के लिए कोई एग्रीमेंट करती है तो ये एग्रीमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ के थ्रू होता है, ठीक है। लाइक एज अ मीडिएटर डब्ल्यूटीओ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in order to finalize the agreement between the two industries so that उसके बाद का जो व्यापार की प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली चल पाए। ओके, तो ये सबसे पहला टास्क या तो फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं वो डब्ल्यूटीओ का है। वापस मैं उसको पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। टू सेट अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। ओके, मल्टीनेशनल ट्रेड यानी कि एक से ज्यादा कंट्रीज की अलग अलग कंपनियों के बीच में जो व्यापार होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना, उस एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, वो डब्ल्यूटीओ का एक फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वही है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। अब ट्रेडिंग क्योंकि दो अलग अलग देशों की इंडस्ट्रीज के बीच में होता है इसलिए बातचीत या तो नेगोशिएशन या तो जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कई बार अगर डायरेक्टली करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसीजर जो है वो डब्ल्यूटीओ के थ्रू होता है। ओके, समटाइम्स द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज might not be possible, or else if it is possible then there would be a situation of a communication gap। कम्युनिकेशन गैप की एक संभावना हो सकती है, ठीक है, तो वो गैप जो है कम्युनिकेशन गैप का कमी पूरा करने का फंक्शन जो है वो भी डब्ल्यूटीओ पूरा करती है, ठीक है। हालांकि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल होता है क्योंकि जनरली तो मल्टीनेशनल कंपनीज एक दूसरे के साथ कोई डील करती है या तो कोई ट्रेडिंग एग्रीमेंट करती है तो डायरेक्टली एक दूसरे को वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इंटरनेट के माध्यम से ये सब पॉसिबल है, ईमेल्स के जरिए या तो वीडियो कॉलिंग के जरिए या तो स्काइप जो वीडियो कॉलिंग का एक ऐप जो है हम मोबाइल में और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, उनके जरिए डायरेक्ट नेगोशिएशन पॉसिबल है। बट समटाइम्स व्हेन द लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट्स, ठीक है, सपोज कोई दो कंपनीज के बीच में लैंग्वेज बैरियर की वजह से अगर कोई ये कम्युनिकेशन गैप खड़ा हो जाए तो उस सिचुएशन में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो बहुत ही अहम होता है उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर आगे का फंक्शन है WTO encourages unbiased international trade। ओके, WTO जनरली ये चीज को एक हेल्दी
एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए अनबायस्ड ट्रेड को एनकरेज करता है। ठीक है, वो जनरली किसी भी कंट्री या तो किसी भी इंडस्ट्री का साइड नहीं लेता है, कोई प्रेजुडाइज भी नहीं रखता है। हर एक कंट्री के लिए WTO जो है वो समान है। चौथा फंक्शन है डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व्स देम एंड सजेस्ट्स रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट। अलग अलग कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे इंडिया है वैसे दूसरे कंट्रीज का भी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब सभी कंट्री को अपनी पॉलिसी को फॉलो करने की छूट होती है, ऐसा कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए WTO कई बार उन कंट्रीज की नेशनल पॉलिसी में कुछ सजेशन भी करता है, खास करके ऐसी सिचुएशन में जब उनको कोई वीकनेस नजर आए कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, सो एंड सो इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई गड़बड़ है या तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है या तो कुछ खामियां हैं। ठीक है, तो वहां पे सजेशन देती है WTO और वहां पे इंप्रूवमेंट करने का कि चलो ये रूल की जगह पे अगर आप ऐसा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा सजेशन भी WTO प्रोवाइड करते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे WTO के फंक्शन भी खत्म हो गए। ठीक है, अब ये जनरल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था, जनरल डिस्कशन था। अब WTO इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको आज 25 साल हो गए हैं। अब ये 25 सालों में इंडिया के ऊपर WTO का क्या असर पड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, वो अब हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी जब से उसकी स्थापना हुई तब से WTO का मेंबर है हमारा कंट्री। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और व्हिच टाइप ऑफ बेनिफिट वुड इंडिया रिक्वायर आर डिस्कस्ड बिलो। उसकी स्थापना के बाद इंडिया को क्या फायदे हुए हैं सो फार, या तो हो सकते हैं आने वाले समय में, उसकी चर्चा कुछ पॉइंट्स के जरिए यहाँ पे की गई। नंबर 1, India's contribution to world trade was 0.5%. ओके, यहाँ पे 0.5% हमें समझना है। ओके, अब ये स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वैश्विक व्यापार जो होता है, वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का, यानी कि जितने भी करेंसी का ट्रेड, जितनी भी अमाउंट का ट्रेड होता था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें इंडिया का जो हिस्सा है वो ओनली 0.5% था, 0.5% ओनली। हालांकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और कुछ मामलों में हम लोग बहुत आगे हैं, ये वो सारी नेगेटिव बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव बात की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें इंडिया एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पीछे है। तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ आधा परसेंटेज हुआ करता था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने से पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? What will be the impact of the organization? Our exports have increased tremendously due to the increase in international trade, and as a result of it, India's contribution in world trade has increased to 1%. ठीक है, तो जैसे ही WTO की स्थापना हुई उसके कुछ ही समय के बाद, क्योंकि मीनवाइल हमने ये ट्रेडिंग पॉलिसी भी हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वो हुआ और उसके बाद WTO का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। ठीक है, तो कुछ ही समय में जो आधा परसेंटेज हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड में, वो बढ़ के आधे की जगह पे 1% हो गया। यानी कि भले ये नंबर हमें छोटा लगता है, लेकिन प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/2 + 1/2 = 1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 100% इंक्रीमेंट हुआ इमीडिएटली आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ WTO इन ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, तो कुछ ही साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बदलाव जिसको हम कह सकते हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने के बाद देखने को मिला कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो दुगना हो गया, डबल हो गया। ओके, आधे से बढ़कर 1 हो गया, आधे परसेंटेज से बढ़कर 1% हो गया। राइट। सेकेंड,
Being member of WTO, export of ready-made clothes of our country has increased. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पॉइंट है याद रखने के लिए कि WTO की स्थापना होने के बाद, क्योंकि इंडिया रेडीमेड गारमेंट्स काफी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करता है, उसके बाद यानी कि हमारी जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी जो सरप्लस अमाउंट बचता है रेडीमेड गारमेंट का, तो उसका एक्सपोर्ट हम करते हैं। पहले इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि जो कोई भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री कहलाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो WTO के आने के बाद बढ़ा है, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में इसका फायदा भी हुआ है। थर्ड इज, एज अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इट्स एग्रो प्रोडक्ट्स। रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है और साथ साथ में थर्ड पॉइंट में हमें यह भी समझाया गया है कि उसके साथ साथ एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो रॉ मटेरियल खास करके जो है उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है पहले के मुकाबले। तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में इवन आज भी 21st सेंचुरी में भी हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर से जो चीजें प्रोड्यूस होती है उसका अगर एक्सपोर्ट होता है तो वो एक बहुत एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कहलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को एनकरेजमेंट भी मिलता है। ये धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का जो प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो बहुत समस्याएं हमारे देश में हो सकती है। तो ये पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट क्योंकि अब बढ़ा है तो काफी लोग अब वापस एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए इंडिया में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। फोर्थ बेनिफिट इज, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इंपोर्ट हैज रिड्यूस्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। ओके, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से इंपोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कम हुआ है। ठीक है, और उस दबाव को कम होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंडिया में बढ़ा है। ओके, काफी सारी कंपनियां ऐसी है जो इंडिया में बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऑलरेडी उन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट, और आने वाले दिनों में भी हम ये देख सकते हैं कि काफी सारी कंपनी दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड in doing the investment in Indian economy in India also। ठीक है, फिर आगे का एक लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया विल नॉट ओनली गेट above mentioned but benefits also has to comply with some conditions। ये कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी फायदे हमें हुए हैं। ऑब्वियसली ये फायदे पाने के लिए, ये बेनिफिट्स को पाने के लिए कुछ कंडीशंस हमें फॉलो जरूर करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके ये जो बेनिफिट्स है उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। इट इज स्पेशली डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट इंडिया इंक्रीजेस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड हाउ डेवलप्ड कंट्रीज ट्रीट इंडिया। ठीक है, कंडीशंस में मेन कंडीशन ये है कि बाहर की कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज अगर करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तब जाके बाहर की कंपनियां इंडिया में आके व्यापार करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, और तब जाके जितनी ज्यादा बाहर की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसके बहुत सारे फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो सकती है, फॉरेन रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत आसानी से कमा सकती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी हमें अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। तो जनरली देखा जाए आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि WTO का एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी में जनरली पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छे खासे हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, सो होपफुली आने वाले दिनों में ये कोलैबोरेशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडियन इकोनॉमी
will become even more stronger and we will get the even more desired and positive results and benefits in our Indian economy. ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक्चुअली शुरू करेंगे पेज नंबर 130। ठीक है, तब तक के लिए इतना चैप्टर आप पढ़ते रहिएगा, 2-3 बार पढ़ते रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर फैंटास्टिक डे।